नमस्कार दोस्तों। आप यकीन नहीं करोगे लेकिन एक ऐसा टाइम था जब एयर इंडिया को दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन कंसीडर किया जाता था। इस लेवल का लग्जरी ट्रैवल था, वर्ल्ड क्लास खाना मिलता था और अंदर प्लेन्स में डेकोरेशन इतनी ज़बरदस्त थी कि सिंगापुर एयरलाइंस ने भी एयर इंडिया से ही इंस्पिरेशन ली थी। लेकिन आज के दिन हालत इतनी खराब हो गई है कि हजारों करोड़ों के लॉसेस के बाद सरकार मजबूर हो गई है इस एयरलाइंस को बेचने के लिए, प्राइवेटाइज करने के लिए। ऐसा एग्जैक्टली क्यों हुआ और एयर इंडिया एक टाइम पर इतनी महान एयरलाइंस कैसे बन गई? आइए इसकी इस वीडियो में जानते हैं दिलचस्प कहानी एयर इंडिया की। कहानी सिर्फ एयर इंडिया की इतिहास की नहीं है बल्कि पूरे देश की सिविल एविएशन सेक्टर के इतिहास की है। 1903 वो साल था दोस्तों जिस साल में राइट ब्रदर्स ने दुनिया का पहला एयरप्लेन उड़ाया था। उसके करीब 8 साल बाद 1911 में पहला हवाई जहाज उड़ाया गया इंडिया में। इसके पायलट थे एक फ्रेंच आदमी थे, हेनरी पिकेट, और इसने इलाहाबाद से दिल्ली तक की 15 मिनट की फ्लाइट करी थी जिसमें हजारों चिट्ठियां थी। सही सुना आपने, यह पहली फ्लाइट इंडिया की एक्चुअली में मेल कैरी कर रही थी, चिट्ठियां कैरी कर रही थी महाकुंभ मेले के लिए। इसके करीब 20 साल बाद 15 अक्टूबर 1932 को JRD टाटा, जहांगीर रतनजी दादाबोई टाटा ने पहला एयर इंडिया का प्लेन उड़ाया कराची से मुंबई तक। उस टाइम तक इस एयर इंडिया नहीं कहा जाता, उस टाइम पर इसका नाम था टाटा एयरलाइंस। लेकिन ये जो यात्रा थी इनकी ये बहुत ही हिस्टोरिक थी, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना इनके लिए आसान नहीं था, इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था। इसे करीब 3 साल पहले JRD टाटा पहले इंडियन थे फ्लाइंग लाइसेंस को एक्वायर करने वाले। हवाई जहाज उड़ाना इनके लिए पैशन था, इनका सपना था। इनफैक्ट इन्होंने कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया था और उसमें ये इंडिया से लेके इंग्लैंड तक गए थे एरोप्लेन उड़ाकर। लेकिन इनका एक और भी सपना था कि इंडिया में सिविल एविएशन को लाया जाए। सिविल एविएशन मतलब आम जनता को भी मौका देना हवाई जहाज में उड़ने का, लेकिन ये करना आसान नहीं था। ये करने के लिए सरकार की मदद की जरूरत थी। लेकिन 1930 के टाइम पर ब्रिटिश राज चल रहा था इंडिया में। ब्रिटिश सरकार ऑब्वियसली ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दिखा कि क्यों वो JRD टाटा को कुछ पैसे देंगे या सब्सिडीज देंगे ताकि वो अपने डोमेस्टिक प्लेन्स देश में उड़ा पाएं। लेकिन उन दिनों सर दोरम टाटा एक बहुत बड़े शख्स थे, उन्होंने एग्री कर लिया कि वो JRD टाटा के सपनों में इन्वेस्ट करेंगे। टाटा ने कई कोशिशें करी ब्रिटिश सरकार को मनाने की, उन्होंने कई ऑफर्स दिए लेकिन सरकार ने सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। फिर एक दिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार से जाकर कहा कि ठीक है, मैं आपसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी सर्विसेज आपको डोनेट करते हैं, हमें बस आप एयरक्राफ्ट के दे दो और परमिशन दे दो कि हम अपने प्लेन उड़ा सकें। और फाइनली ब्रिटिश सरकार ने एग्री कर दिया और ऐसे जन हुआ दोस्तों टाटा एयरलाइंस का इंडिया में। इसी के बाद ही टाटा एयरलाइंस की पहली फ्लाइट उड़ाई गई कराची से बॉम्बे तक 25 किलो चिट्ठियों को कैरी करते हुए, और ओबियसली JRD टाटा ने ये फ्लाइट खुद उड़ाई थी। सेम ईयर में ही टाटा एयरलाइंस ने डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन भी शुरू किए पैसेंजर्स के लिए। उस वक्त एक रिटर्न टिकट बॉम्बे से मद्रास कॉस्ट करती थी 256 रुपये, 256 रुपीज़। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम इतने रुपए की आज के दिन कितनी वैल्यू होती होगी। 1946 वो साल था जिस साल टाटा एयरलाइंस को रीनेम किया गया एयर इंडिया, और इसी साल एयर इंडिया को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बना दिया गया, मतलब कि एक ऐसी कंपनी जिसमें मैं और आप शेयर्स खरीद सकते हैं। और 1948 में जब इंडिया ऑलरेडी आज़ाद हो चुका था तो नई इंडियन सरकार ने 49% शेयर्स
एयर इंडिया के शेयर खरीद लिए। एट द सेम टाइम जेआरडी टाटा ने एयर इंडिया इंटरनेशनल की भी शुरुआत की, जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स करी जा सके। अगला बड़ा बदलाव आया 1953 में, जो कि जेआरडी टाटा के लिए बहुत बड़े दुख की बात थी। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पूरा एयरलाइन सेक्टर इंडिया में नेशनलाइज कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि जितनी भी एयरलाइंस कंपनीज थी इंडिया के अंदर, अब वो सब सरकारी बन जाएगी। सरकार ने क्या किया कि 8 डोमेस्टिक एयरलाइंस को एक में मर्ज कर दिया और इंडियन एयरलाइंस बनाई गई। इस तरह से एयर इंडिया का जो डोमेस्टिक रिंग था वो इनमें से ही एक कंपनी थी, और साथ ही साथ सरकार ने एयर इंडिया इंटरनेशनल को भी नेशनलाइज कर दिया। अब वो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट बन गया, यानी कि सरकारी कंपनी। 1950s में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करना नेहरू सरकार की एक मेजर पॉलिसी रही थी। सरकार का उद्देश्य यह था कि इंडस्ट्रीज को और सपोर्ट किया जाए जिससे कि प्रोग्रेस हो देश में, लेकिन इसका मतलब ये था कि प्राइवेट बिजनेस और इन्वेस्टर को अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी लूज करेंगे। आप इमेजिन करेंगे कि उस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट थे देश में, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो खुश नहीं थे इस डिसीजन से, इंक्लूडिंग जेआरडी टाटा। कहानी का ये हिस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वैसे तो जेआरडी टाटा और पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के। नेहरू हमेशा साइंटिफिक प्रोग्रेस को इनकरेज करते थे देश में, और बहुत खुश थे कि किस तरह से एयर इंडिया ने पूरे देश में सिविल एविएशन को बदल कर रख दिया है। और जेआरडी टाटा भी पंडित नेहरू को काफ़ी एडमायर करते थे। लेकिन जब सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 में पास किया, जिसके द्वारा एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया, जेआरडी टाटा को ये बात धोखे जैसी लगी। ये क्लियरली डिसएग्री करते थे पंडित नेहरू के इस डिसीजन को लेकर। जेआरडी टाटा का जो ओपिनियन था नेशनलाइजेशन को लेकर, वो शुरू से ही इसके अगेंस्ट रहा था। पंडित जी ने बाद में एक चिट्ठी लिखकर बताया कि डिसीजन एक्चुअली में क्यों लिया गया था। इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ये सब 20 सालों से करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई थी। सरकार एक्चुअली में एयर इंडिया के अगेंस्ट नहीं थी, बस नेहरू को यह लगता था कि ऐसा करना देश के लिए बेहतर होगा। हालांकि जेआरडी टाटा इस चीज़ के अगेंस्ट थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। सरकार के इस डिसीजन के अगेंस्ट एयर इंडिया को फाइनली नेशनलाइज्ड कर ही दिया गया। लेकिन एक चीज़ जरूर थी, जेआरडी टाटा अभी भी एयर इंडिया का पार्ट रहे। उन्हें चेयरमैन बना दिया गया एयर इंडिया इंटरनेशनल का, और इंडियन एयरलाइंस के वो डायरेक्टर बने। Caviar on ice, the finest steaks, champagnes, a menu prepared by the chef of the Taj Hotel, grand lounges designed by the artist of शांति निकेतन। अगर आप एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं 1956 में, तो इस तरह के डिस्क्रिप्शन आपको सुनने के लिए मिलती है अपनी जर्नी के बारे में। एयर इंडिया को पैलेस इन द स्काई कहा जाता था। जैसा मैंने बताया, लग्जरी ट्रैवल्स, वर्ल्ड क्लास फूड, यहाँ तक कि इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस में भी एयर इंडिया से इंस्पिरेशन ली थी। इसके पीछे काफ़ी हद तक क्रेडिट जेआरडी टाटा को ही जाता है। ऐसा बोला जाता था कि वो खुद से फ्लाइट करते थे, एयर इंडिया जो फ्लाइट्स मिलते थे, और इंश्योर करते थे कि सर्विसेज ढंग से चल रही है या नहीं। अगर उन्हें कहीं पर भी कुछ गलत दिखता था, जैसे कि कुछ जगह गंदी दिखती थी, तो वो खुद जाकर उसे साफ करते थे। वैसे जेआरडी टाटा के बारे में यहाँ बात करें तो वो अपने आप में ये कमाल के एक पर्सनैलिटी थी। एयर इंडिया का नाम शायद इसके मैस्केट के बिना अधूरा है, जैसे महाराजा। यह फोटो आपने हर जगह देखी होगी एयर इंडिया में, पोस्ट कार्ड में, स्टेशनरीज पर और एडवर्टाइजमेंट पर भी। क्या आप जानते हैं महाराजा को कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था 1946 में बाय बॉबी कुका, जो उस वक्त एयरलाइंस के कमर्शियल डायरेक्टर थे। ओवर द ईयर्स महाराजा को अलग अलग कल्चर्स और देशों में बनाया गया है, यह दर्शाते हुए कि एयर इंडिया अपने ट्रैवलर्स को दुनिया भर में लेकर जाता है। 1960s और 70s में एयर इंडिया सिर्फ एक एयरलाइंस नहीं थी, वो रिप्रेजेंटेशन थी इंडिया की।
कि हमारे देश को कैसे देखा जाता था इंटरनेशनल स्टेज पर। एयर इंडिया को एसोसिएट किया जाता था हॉस्पिटैलिटी, इंडियन कल्चर, फूड और आर्ट से भी। अगर आर्ट की बात करें, क्या आप जानते हैं एयर इंडिया की आर्ट कलेक्शन 8000 वर्ड्स से ज़्यादा की है। पेंटिंग्स, टेक्सटाइल्स, स्कल्पचर्स, ग्लास पेंटिंग्स कलेक्शन इन्होंने कलेक्ट किया और द लास्ट 60 ईयर्स। ये एक कैलकुलेटेड मूव थी। असल में बात ये थी कि उस टाइम पर ज़्यादा इंटरनेशनल एयरलाइंस नहीं हुआ करती थी, तो एयर इंडिया के अगेंस्ट जो एयरलाइंस कंप्लीट कर रही थी वो काफ़ी स्टिफ कंपटीशन था। एयर इंडिया को कुछ ऐसा करना था जिससे कि वो एयरलाइंस स्टैंड आउट करती, कुछ अलग दिखती। यह करने के लिए एयर इंडिया की एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि एयर इंडिया की आइडेंटिटी इससे रिफ्लेक्ट की जाएगी कि इंडियन आर्ट और आर्टफैक्ट्स को अपने एयरप्लेन्स और लाउंजेस में डिस्प्ले करे। दुनिया भर के जो मोस्ट फेमस आर्टिस्ट थे उस टाइम पर, उन्हें कमीशन किया गया कि वो एयर इंडिया के लिए आर्ट वर्क बनाए। जैसे कि 1967 में एयर इंडिया ने कमीशन किया वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट साल्वाडोर और डाली को कि वो एक स्पेशल एस्ट्रे बनाए एयर इंडिया के कस्टमर के लिए, और इस तरह से दिखने वाली एस्ट्रे उन्होंने बनाई जो पोर्सलिन से बनी थी, लेकिन उसकी पेमेंट उन्होंने पैसों में नहीं मांगी थी। ऐसा माना जाता है कि डार्विन ने एक बेबी एलिफेंट मांगा था रिटर्न में, तो एयर इंडिया ने एक हाथी का बच्चा लिया और उसे उड़ाकर भेजा बेंगलोर टू जनेवा। यही कहानियां हैं दोस्तों जो बताती है कि एयर इंडिया कितनी स्पेशल एयरलाइंस हुआ करती थी अपने ज़माने की। इंडियन फ्लायर्स अक्सर काफ़ी लॉयल थे एयर इंडिया को लेकर, और इसीलिए बात इतनी शॉकिंग लगती है कि हालत इतनी कैसे बिगड़ गई, क्यों एयर इंडिया फेल हो गई पिछले 20-30 सालों में। 2007 की बात है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने लॉस उठाया 541 करोड़ और 230 करोड़ ईच का। लेकिन क्योंकि ये दोनों एयरलाइंस सरकारी थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, तो ये जो लॉस हो रहा था एयरलाइंस को, ये लॉस एक्चुअली में सरकार को सहना पड़ रहा था। सरकार ने डिसाइड किया कि इन दोनों एयरलाइंस को मर्ज कर दिया जाए एक में, इस उम्मीद में कि ये लॉसेस ना हो। लेकिन हुआ क्या कि ये जो कंबाइन कंपनी थी नेशनल एविएशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसे भी लॉसेस सहने पड़े। ऐसा क्यों था, क्यों ये एयरलाइंस लॉस में जा रही थी? कुछ रीजंस तो इसके पीछे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और फैक्ट बेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल, जब ये मर्ज हुआ था, इस मर्जर के होने से पहले सरकार ने एक बड़ी फीट एयरलाइंस को एक्वायर की थी, अलग अलग स्पेसिफिकेशन और अलग अलग साइजेस की, और इसकी कॉस्ट पड़ी थी 44,000 करोड़ रुपीस। बेसिकली सरकार ने नए एयरप्लेन खरीदे थे। इसके अलावा एक्सपेंसेस जो थे सैलरीज के, वो भी बढ़ गए थे, और तो और पायलट्स स्ट्राइक पर चले गए थे फेयर सैलरीज के डिमांड करते हुए। इसकी वजह से रेवेन्यू लॉस सहना पड़ा था कंपनी को। थे प्लेन नहीं उड़ रहे थे, ऑपरेशन नहीं चल रहे थे कंपनी के ढंग से, तो सरकार को काफ़ी भारी पड़ रहा था। आने वाले सालों में कुछ और ऐसे ही खराब डिसीजन लिए गए सरकार के द्वारा एयर इंडिया को लेकर, जैसे कि रेवेन्यू जो पैसेंजर से आ रहा था वो कम हो जा रहा था साल दर साल, क्योंकि और इंटरनेशनल एयरलाइंस आ रहे थे और ऑप्शन थे पैसेंजर्स के पास फ्लाई करने के लिए। तो एयर इंडिया ने सोचा ही कुछ और इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइट्स को ओपन अप कर देते हैं। ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि और पैसेंजर्स आएंगे एयर इंडिया में बैठने के लिए, लेकिन जो नए इंटरनेशनल रूट्स खोले गए वो लॉस मेकिंग बने, क्योंकि इसके अलावा कहा जाता है कि एयर इंडिया ने कुछ ज़्यादा ही क्रू मेंबर्स को हायर कर लिया था। इतने लोगों को हायर करने की ज़रूरत नहीं थी जितने लोगों को कर रखा था, तो सैलरीज अननेसेसरीली दी जा रही थी, इसमें पैसे की वेस्टेज हो रही थी। जितेंद्र भार्गव जो कंपनी के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स एयर इंडिया में एक्चुअली में 1970s में ही शुरू हो गई थी। टॉप मैनेजमेंट बदला गया इन सालों में। इन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट को बदले जाने से
पहले कैबिन क्रू मेंबर्स को बहुत ही रिग्रेसिवली ट्रेंड किया जाता था। इन फ्लाइट सर्विस एयर इंडिया की टॉप प्रायोरिटी होती थी, जिसके लिए सब एयर इंडिया को पसंद करते थे। लेकिन इस चेंज के आने के बाद कैबिन क्रू को ढंग से ट्रेनिंग नहीं दी जाने लगी थी और रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस था वो भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा। कंपनी ने और लोगों को हायर करना शुरू किया बिना अच्छी स्क्रीनिंग के, जिससे कि एक्सपेंसेस भी बढ़े और जो स्टैंडर्ड्स थे वो भी नीचे गिरे। जब इन फ्लाइट सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स नीचे गिरने लगे तो ऑब्वियसली जो पैसेंजर्स थे वो और एयरलाइंस की तरफ देखने लगे। अगले कुछ दशकों में सरकार और एयर इंडिया की मैनेजमेंट के बीच में डिसएग्रीमेंट्स भी देखने को मिले, लेकिन क्योंकि एयर इंडिया एक पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, सरकारी कंपनी थी, तो एंड में सरकार की ही बात माननी पड़ी एयर इंडिया मैनेजमेंट को। फॉर एग्जांपल 2007 में सरकार ने करोड़ों रुपए स्पेंड किए एयर इंडिया की जेब से एडवर्टाइजिंग के लिए, इवन दो मैनेजमेंट का मानना था कि वहां पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए थे इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, जिसकी वजह से लॉसेस उठाने पड़े। यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है जो प्राइवेटाइजेशन के फेवर में उठाया जाता है अक्सर। अगर एयर इंडिया एक सरकारी कंपनी थी, यानी कि अल्टीमेट अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग थी, तो कुछ सरकारी पॉलिटिशियन के पास थी या कुछ सरकारी बाबूज के पास थी और उन्हें एयरलाइंस इंडस्ट्री के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी कि कौन से एयरप्लेन खरीदने चाहिए, कितने एयरप्लेन्स खरीदने चाहिए, कौन से रूट्स पर एयरलाइंस को फ्लाई करना चाहिए। इनकॉम्पिटेंट लोग टॉप पर बैठे थे जो सही डिसीजंस नहीं ले सकते थे क्योंकि उनकी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं थी, उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था और ना ही उनके पास मोटिवेशन थी सही डिसीजंस लेने की। क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि सरकारी नौकरियों के बारे में कहा जाता है कि एक बार नौकरी मिल गई तो लाइफ सेट है, उसके बाद आप चाहे जैसे भी काम करें, एज कंपेयर टू प्राइवेट जॉब जहां पर आपको ढंग से काम करना पड़ता है अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए, और प्रॉफिट का मोटिवेशन हमेशा रहता है प्राइवेट जॉब में। तो इसलिए एयर इंडिया कैसे सक्सेसफुल हो पाता। हालांकि पॉइंट यहाँ पर यह भी नोट करने वाला है कि एयर इंडिया की नेशनलाइजेशन ऑलरेडी 1950s में हो चुकी थी और 1970s तक एयरलाइंस काफ़ी अच्छी चली थी, दुनिया में वर्ल्ड फेमस एयरलाइंस थी, वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस कंसीडर किया जाता था, इवन दो यह एक नेशनलाइज्ड एयरलाइंस थी। शायद इसलिए क्योंकि इसके टॉप पर जो मैनेजमेंट थी वो अच्छा काम कर रही थी, मोटिवेटेड थी। JRD टाटा खुद इसे हैंडल कर रहे थे जिन्होंने एयरलाइंस को बनाया था, क्यों खुद उनके अंदर मोटिवेशन थी इस एयरलाइंस को लेकर टॉप शेप में रखने की। तो शायद इसलिए एयर इंडिया की कहानी नेशनलाइजेशन वर्सेस प्राइवेटाइजेशन की सक्सेस और फेलियर्स की कम है और इस प्रॉपर मैनेजमेंट और बैड डिसीजन मेकिंग की ज़्यादा है, क्योंकि दोनों प्राइवेट कंपनीज नेशनलाइजेशन कंपनी में देखने को मिल सकती है। 2017 में सरकार ने डिसीजन लिया कि वो एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करेंगे। 31 मार्च 2020 तक आते आते एयर इंडिया ने टोटल में 70,000 करोड़ के लॉसेस एक्यूमुलेट कर लिए थे। साल दर साल यह बोझ बढ़ता जा रहा था, इस हद तक बढ़ रहा था कि इस एयरलाइंस को बेचना मुश्किल हो रहा था सरकार के लिए। लेकिन फाइनली 8 अक्टूबर 2021 सरकार सक्सेसफुली इस एयरलाइंस को बेच देती है टू टाटा फॉर 18,000 करोड़ रुपीज में। इस डिसीजन को बड़ी ही सेलिब्रेशन पर देखा जाता है क्योंकि एयरलाइंस एक बार फिर से अपने ओरिजिनल ओनर के हाथ में चली गई, टाटाज के। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि इस डिसीजन के बाद एयर इंडिया एक सक्सेसफुल एयरलाइंस बन पाती है, दुनिया में वापस अपनी पहचान बना पाती है या नहीं बना पाती। तो धन्यवाद फ्रेंड्स आपको मेरी यह वीडियो देखने के लिए। तो आपकी क्या राय है इसके प्रति कमेंट में जरूर लिखिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे क्या कि मोटिवेशन मिलता है मेरे को। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।